आज हम लोग देखेंगे एरेस के बारे में देखेंगे हम कि एरे क्या होता है। आज हम देखते हैं कि एरेस क्या होता है। ठीक है, अब सबसे पहले जानते हैं कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक इंटीजर वैल्यू को अगर स्टोर करना है, मान लीजिए कि 10 नंबर को हमें स्टोर करना है, तो हमें क्या लगेगा, एक इंटीजर वेरिएबल लगेगा हमें। ये इस तरीके से हम एक इंटीजर वेरिएबल के अंदर 10 वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। सही है। यदि हमें दो इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है 10 और 20, तो हमें दो इंटीजर वेरिएबल्स ज़रूरी होंगे। मान लीजिए हमने लिखा इंटीजर x इज इक्वल टू 10 और इंटीजर y इज इक्वल टू 20। अब अगर हमें किसी कंपनी के 20 एम्प्लॉय, किसी कंपनी में 20 एम्प्लॉय काम करते हैं और ये सारे एम्प्लॉयज़ की हमें आईडी स्टोर करनी है, तो हमें 20 अलग अलग इंटीजर वेरिएबल की ज़रूरत होगी। लेट से हमने कहा कि इंटीजर एम्प्लॉय आईडी 1 उसमें 10 रखा, एम्प्लॉय आईडी 2 में 20 रखा, एम्प्लॉय आईडी 3 में 30 रखा, एंड सो ऑन। ठीक है, और ऐसे ही हमने एम्प्लॉय आईडी 20 में 200 स्टोर कर दिया। तो ऐसे 10, 20, 30, 40 अप टू 200 हमारे 20 अलग अलग एम्प्लॉय आईडी हमने स्टोर कर दी। लेकिन इसमें क्या हुआ कि हमें 20 अलग अलग इंटीजर वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए और इनको इनिशियलाइज़ किया। अब ये तो ठीक था। अगर मान लीजिए कि किसी कंपनी में 1 लाख एम्प्लॉय होंगे, तब क्या करना होगा, हम लोग 1 लाख वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। एक नो लाख सर। 1 लाख वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे और उनको फिर इनिशलाइज करेंगे। ऐसा करने में क्या होगा कि सबसे ज़्यादा समय लगेगा और कोड का साइज़ भी बढ़ जाएगा हमारा। फिर ये एक प्रॉब्लम थी। तो इसलिए सॉल्यूशन के लिए जो सॉल्यूशन था वो ऐसा सोचा गया कि अगर ऐसा हो कि यदि हम लोग इसमें एक ही वेरिएबल में ये सारा आईडी अगर हम स्टोर कर पाए तो कितना अच्छा हो। तो ये जो कमी थी, इस कमी को पूरा करने के लिए एरे को इम्प्लीमेंट किया गया। एरे का इम्प्लीमेंटेशन क्यों हुआ, अब हमें क्लियर है। जी सर। ठीक है, तो ज़रूरत क्या है एरे की, एरे की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो ये हमें पता चला। अब देखते हैं कि जावा में एरे कैसे काम करता है। ठीक है, एरे का यूज़ क्या होता है, मल्टीपल वैल्यू को सिंगल वेरिएबल में स्टोर करने के लिए किया जाता है। एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को एक वेरिएबल के अंदर हम लोग एरे में स्टोर कर सकते हैं, एरे के माध्यम से स्टोर कर सकते हैं। अब 10 एम्प्लॉय के लिए आईडी स्टोर करने की, 10 एम्प्लॉय के आईडी को स्टोर करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, हमने लिखा एक एरे लिख दिया। हमने लिखा इंटीजर, फिर हमने ये सबस्क्रिप्ट लिखा, फिर एम्प्लॉय आईडी एक वेरिएबल का नाम लिखा, और फिर हमने यहाँ पे 10, 20, 30, 40 अप टू 100 ऐसे 10 वैल्यूज़ दे दी। ठीक है, अच्छा, इससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि प्रोग्रामिंग में जब हम जावा सीख रहे हैं तो ये जो है कितनी प्रकार के ब्रैकेट्स होती हैं। एक तो ये स्क्वायर ब्रैकेट हो गई, ठीक है, एक ये राउंड ब्रैकेट्स, राउंड पैरेंथेसिस हो गए, स्क्वायर पैरेंथेसिस, राउंड पैरेंथेसिस, और एक होते हैं कर्ली पैरेंथेसिस। तो ये 3 प्रकार की पैरेंथेसिस हम लोग प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। तो ये दोनों तो हमने देखी थी, राउंड पैरेंथेसिस और कर्ली पैरेंथेसिस देखे हैं ना हमने। जी। जब हम मेन फंक्शन यूज़ करते हैं तो मेन फंक्शन को यूज़ करते समय जब हम मेन फंक्शन को यूज़ करते हैं तो मेथड को यूज़ करते हैं, तो हम ये राउंड पैरेंथेसिस लिखते हैं।
जब हमने कल एक प्रोग्राम देखा था कि किस तरीके से हम लोग वेरिएबल को ऑन रन टाइम एक्सेस कर सकते हैं स्कैनर क्लास के थ्रू, तो हमने एक नेक्स्ट मेथड देखी थी। इंटीजर को अगर हम एक्सेस कर रहे हैं तो ऐसे एक मेथड को हमने यूज़ किया था, नेक्स्ट इंट स्कैनर का एससी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एससी डॉट नेक्स्ट, ये नेक्स्ट इंट क्या है, मेथड का नाम हुआ, और मेथड है ये कैसे पता चला, तो ये ऐसे, ये जो राउंड पैरेंथेसिस है इससे पता चला कि ये मेथड है। तो जो राउंड पैरेंथेसिस होती है वो कहाँ यूज़ होती है, ये हमेशा मेथड में यूज़ होती है, मेथड, ये मेथड के लिए यूज़ होती है। ठीक है, फिर यहाँ आते हैं कि ये क्या है, कर्ली पैरेंथेसिस। तो ये ओपनिंग है, लेफ़्ट वाला क्या है, ये ओपनिंग, और ये राइट वाला ये क्लोजिंग है। ओके, तो ये राउंड कर्ली पैरेंथेसिस ये कब यूज़ होते हैं, जब हमें कोई ब्लॉक ऑफ कोड इंडिकेट करना हो। मान लीजिए कि हमने लिखा इफ़ कंडीशन, यहाँ पे हमारी कंडीशन है, फिर हमने लिखा है यहाँ से यहाँ तक। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये एग्जीक्यूट होगा। यही देखा था ना हमने। यस सर। तो कर्ली पैरेंथेसिस क्लियर है ये। यस सर। ठीक है, तो जैसे कि इफ़ ब्लॉक हुआ, फिर एल्स का अलग आता है, एल्स इफ का अलग आएगा, फिर ये मल्टीपल, जैसे कि फॉर लूप में भी देखा हमने, लूप्स में, है ना। तो ये क्या इंडिकेट करता है, तो ये इंडिकेट करता है ब्लॉक ऑफ कोड, पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को ये इंडिकेट करता है। तो कर्ली पैरेंथेसिस जो है ये ब्लॉक ऑफ कोड को इंडिकेट करते हैं, जैसे कि क्लास कहाँ शुरू हुआ, कहाँ ख़त्म हुआ, मेन मेथड कहाँ शुरू हुई, कहाँ ख़त्म हुई। तो ये क्लियर है हमें, और ये क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो सर। ओके, जी सर। तो अब देखते हैं यहाँ पे स्क्वायर पैरेंथेसिस। ठीक है, तो इसे जब हम लोग यूज़ करते हैं तो इसे हम लोग यूज़ करते हैं एरेज में। ठीक है, जैसा कि हमने ये देखिए ये यहाँ पर यूज़ किया है इसे, हमने यहाँ पर कंपाइलर को बता दिया कि हमें क्या करना है, एक इंटीजर टाइप। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि अगर हमें एम्प्लॉय आईडी नाम का एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, और फिर इसके अंदर लिख देंगे हम 10। ये सही है, हम ना ऐसा ही हमने अब तक देखा है। यस सर। ठीक है, लेकिन अब हम क्या क्या देख रहे हैं, हम लोग एरे देख रहे हैं। तो एरे का हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, मल्टीपल वैल्यूज़ को सिंगल वेरिएबल में स्टोर करने के लिए। हमें क्या करना है, मल्टीपल वैल्यूज़ को सिंगल वेरिएबल में। अब हमें क्या चाहिए, एम्प्लॉय आईडी तो एक ही रहेगा हमारा, ये क्या हुआ, वेरिएबल का नाम हुआ एम्प्लॉय आईडी। अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीपल वैल्यूज़ को इसमें स्टोर करेंगे। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, तो हम इस वेरिएबल को हम लोग बताएंगे कंपाइलर को कि ये इसका क्या बनाओ, एरे बनाओ। तो जैसे ही ये स्क्वायर पैरेंथिस ब्रैकेट्स आ जाते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, कंपाइलर को पता चल जाएगा कि हाँ इंटीजर टाइप का एक एरे बनाना है और उसका नाम रखना है ई एम्प्लॉय आईडी, ई एम पी आई डी। ठीक है, अब कंपाइलर को ये तो पता चल गया कि एरे बनाना है, तो इसमें एक वैल्यू तो रख नहीं सकते, हम मल्टीपल वैल्यूज़ रखेंगे। तो मल्टीपल वैल्यूज़ रखने के लिए हम लोग यहाँ पर उसको बताएंगे कि ये ब्लॉक बताएंगे हम उसको, कि जैसे कि ये हुआ, हम क्या बताएंगे कि ये ब्लॉक है, यहाँ से शुरू हुआ 10, 20, 30 एंड सो ऑन, जितना भी हम बताएंगे उतने तक ये हो जाएगा। और फिर यहाँ पे क्लोज करके हम इसको बताएंगे कि हाँ ये फुल स्टॉप, टर्मिनेशन। तो उतनी वैल्यू ये इसमें एम्प्लॉय आईडी में हम लोग स्टोर कर पाएंगे।
ठीक है। तो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि 10 एम्प्लॉय के लिए आईडी स्टोर करना था, तो ये देखिए ये 10, 20, 30 एक ऐसा एरे बन गया, मेमोरी में एक ऐसा एरे बन गया, ठीक है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अब ये जो होता है एरे, तो अगर हमें इसको एक्सेस करना है तो एक्सेस कैसे करेंगे इसको? इंडेक्स पोजीशन, इसकी जो पोजीशन रहेगी तो इससे ये एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो इंडेक्सिंग होती है इसकी, ये हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होती है। एरे की इंडेक्सिंग हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होती है। तो अगर हमने यहाँ पे 10 एम्प्लॉयज़ के आईडी को स्टोर करने के लिए एरे लिखा है और यहाँ पे हमने उसको 10 वैल्यूज़ इसमें एरे में स्टोर की है, तो एरे की इंडेक्सिंग की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 9, 0 to 9, माने 10 वेरिएबल, 10 की उसकी लेंथ होगी और उसकी मैक्सिमम लेंथ क्या होगी? 9। और इसके अंदर हम कितने वैल्यू स्टोर कर पाएंगे? 10 वैल्यू स्टोर कर पाएंगे। क्लियर हो रहा है? जी सर। Yes, sir. रितिका जी? Yes, sir. हाँ। अब देखते हैं एडवांटेजेस क्या है इस एरे के। अब एरे के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो ह्यूज नंबर ऑफ वैल्यूज़ है उनको सिंगल वेरिएबल में यूज़ कर सकते हैं, हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एरे में हम लोग जो डिक्लेयर करते हैं, सारे जो वैल्यूज़ डिक्लेयर करते हैं, हम उनको इंडेक्स पोजीशन के द्वारा हम लोग उनको डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। तो हमें अलग अलग वेरिएबल लिखने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए हमें अभी 10 वेरिएबल लिखने की ज़रूरत नहीं है, 20 वेरिएबल लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक ही वेरिएबल में हम उतनी सारी वैल्यूज़ हमेशा स्टोर कर पाएंगे एरे के डिक्लेरेशन के बाद। अब जैसे कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि इंडेक्स पोजीशन क्या होती है एरे की? हमेशा स्टार्टिंग 0 से होती है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एरे की इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से, ठीक है। ये आपको एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये कहीं पे भी पूछा जा सकता है आपको सवाल। ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इंटरव्यूज़ में पूछा जा सकता है, या जो टेस्ट होती हैं, रिटन टेस्ट होती हैं, आपका किसी कंपनीज में अगर जा रहे हैं तो किसी कंपनी में अगर आप गए और वहाँ पे रिटन टेस्ट है तो उस कंपनी में भी ये सवाल पूछा जा सकता है। एरे की स्टार्टिंग इंडेक्स पोजीशन क्या होती है, ठीक है। तो स्टार्टिंग इंडेक्स पोजीशन क्या होती है एरे की? 0 होती है। एरे हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। अब जैसे कि इसके एडवांटेजेस है, वैसे उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, ठीक है। तो जब पहला डिसएडवांटेज क्या है एरे का? जब हम एरे को डिक्लेयर करते हैं तब हमें उसका एग्जैक्ट साइज़ पता होना चाहिए, पहले ही पता होना चाहिए, तभी हम एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि मैंने एक एरे डिक्लेयर किया। मैंने कहा कि MCA क्लास के लिए मुझे एक क्लासरूम अलॉट चाहिए। तो क्लासरूम में मैंने कहा कि हाँ चलिए, एक क्लासरूम मैंने अलॉट कर लिया। अब उसमें चेयर्स कितनी रखनी है? तो मैंने कहा कि 3 चेयर्स रखनी है। आप लोग 3 स्टूडेंट्स हो, तो मैंने कहा कि 3 चेयर उसमें होनी चाहिए। तो ये 3 क्या हो गया? तो मुझे पहले से पता था, एडवांस में पता था मुझे कि उसका साइज़ क्या है एरे का। तो MCA क्लास के लिए मैंने लिखा MCA, फिर मैंने कहा 3, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एरे हो गया, इंटीजर, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। ये क्लियर हुआ Yes, sir. कि क्या है? एरे का साइज़ पहले से पता होना चाहिए। फिर दूसरी चीज़ क्या है? एरे का साइज़ हमेशा क्या होता है? फिक्स होता है। अब मान लीजिए कि कोई एक और
कोई स्टूडेंट आ गया और उसने कहा कि नहीं, मुझे भी इस एमसीए के क्लास में बैठना है, मुझे भी जावा सीखना है, तो हमारे पास चेयर्स कितनी थी? 3 ही चेयर्स थी। ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा उससे कि नहीं, आप यहाँ पे बैठने के लिए जगह नहीं है, सॉरी, मैं आपको अलाउ ही नहीं कर सकता, आप बैठ ही नहीं सकते यहाँ पे। अब मान लीजिए कि कोई आप में से कोई नहीं आता, तो एक जो चेयर खाली रहेगी तो वो भी मैं कम नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने तो 3 का एरे रखा था। तो जब एरे का साइज़ फिक्स होता है तो ना उसको डिक्लेयर करने के बाद हम उसको ना बढ़ा सकते हैं और ना ही कम कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, जी इसलिए क्या करते हैं कि एरे अगर हमें उसका एग्जैक्ट साइज़ नहीं पता तो ज़्यादा साइज़ लेके हम लोग एरे डिक्लेयर करते हैं। अब इससे एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होता है? अब मान लीजिए कि मुझे पता है कि एमसीए का क्लासरूम हमें क्लास में हमें एमसीए का लेक्चर लेना है, तो कितने स्टूडेंट्स हैं? तो मैंने कहा कि 3 स्टूडेंट हैं। तो फिर मैं सोचूंगा कि 3 ही क्यों चेयर रखी जाए, 3 ही क्यों मेमोरी अलॉट की जाए। मैंने कहा कि 10 चेयर्स रखो वहाँ पे, 3 स्टूडेंट आएंगे तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब अगर मैंने 10 की साइज़ रखी है वहाँ पे, एरे की अगर मैंने साइज़ 10 की रखी है, तो क्या हो जाएगा? 3 स्टूडेंट आते हैं, 3 तो आएंगे ही, मुझे पता है कि 3 तो आएंगे ही, तो 3 तो ऑक्यूपाई हो गई मेमोरी वहाँ पे, लेकिन 7 की जगह वेस्ट गई। जो 7 चेयर खाली हैं वो तो मेमोरी में ऐसे ही पड़ी है क्लासरूम में खाली। सही है, यस सर। तो ये एक डिसएडवांटेज है एरे का। अब मान लीजिए कि मुझे पता है कि 3 ही है, और जैसे कि अभी रितिका जी जो सॉरी साठौने रितिका साठौने जी नहीं आती थी क्लास में, समाऊ इनके कुछ इशू थे तो ये नहीं आ पा रही थी, अभी आ रही हैं, अच्छी बात है। तो तो मुझे पता था कि 3 लोग हैं लेकिन 2 ही लोग आते हैं क्लास में। ठीक है, तो मैंने कहा कि नहीं, दो की ही साइज़ रखी इसमें, और जब मैंने कहा कि 2 मेमोरी लोकेशन अलॉट कीजिए, 2 चेयर ही रखिए, और उस दिन रितिका जी भी आ गई, तो मैं इनको मना तो नहीं कर सकता ना अभी कि नहीं नहीं आप नहीं बैठ सकती। तो मुझे क्या करना होगा, साइज़ मैक्सिमम मुझे साइज़ रखनी होगी, ताकि अगर कोई मेंबर बाद में भी आता है तो उसमें ऐड हो सके। तो इसलिए क्या होता है, जब हम एरे डिक्लेयर करते हैं तो एरे ज़्यादा साइज़ का डिक्लेयर करते हैं, लेकिन इससे क्या होता है कि मेमोरी वेस्ट होने का हमें डर रहता है। फिर तीसरी चीज़ क्या है कि ये जो डेटा टाइप होते हैं कि एरे हम किस डेटा टाइप का डिक्लेयर करते हैं, तो एक ही डेटा टाइप का एरे हमेशा हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। मतलब उसमें जो डेटा टाइप होता है, सॉरी, हमेशा एरे में एक ही डेटा टाइप के वेरिएबल हम लोग स्टोर कर सकते हैं। मान लीजिए हमने इंटीजर टाइप का एरे डिक्लेयर किया है तो उसमें सिर्फ इंटीजर टाइप के वेरिएबल ही हम लोग स्टोर कर पाएंगे। अगर फ्लोट का डिक्लेयर किया है तो फ्लोट के स्टोर कर पाएंगे, कैरेक्टर का डिक्लेयर किया है तो कैरेक्टर के ही स्टोर कर पाएंगे। अगर हमने किसी पर्टिकुलर क्लास का एरे डिक्लेयर किया है तो उसी क्लास के टाइप का हम लोग ऑब्जेक्ट्स में स्टोर कर पाएंगे। ठीक है, तो इसे कहा जाता है होमोजीनियस डेटा। एक ही प्रकार का डेटा हम लोग एरे में स्टोर कर पाते हैं। इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, एरे है, तो हम उस एरे में फ्लोट या कैरेक्टर हम लोग उसमें यूज़ नहीं स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम लोग ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा, हमें एरर आएगा, कंपाइल टाइम एरर आता है तब। क्लियर है ये? फिर से एक्सप्लेन करना है? नो सर। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या है एरे की? एरे इज ए इंडेक्स कलेक्शन ऑफ फिक्स नंबर ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट। ठीक है, एरे क्या है? एरे इज अ इंडेक्स्ड कलेक्शन ऑफ फिक्स नंबर ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट।
एरे एक ही प्रकार के डेटा एलिमेंट के कलेक्शन जिसका साइज हमेशा फिक्स है उसके इंडेक्स पोजीशन के अनुसार स्टोर करता है। ठीक है। टाइप ऑफ एरे, तो एरे के कितने प्रकार है? तो एरे के 2 टाइप्स है। एक है सिंगल डायमेंशनल एरे और है 2 डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल भी कहते हैं इसे। इसमें हम लोग यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल एरे ही होता है, सिंगल डायमेंशन एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे। तो 2D एरे के साथ हम उसे समझेंगे कि कैसे होता है। तो सिंगल डायमेंशन एरे और 1D एरे, इसे 1D एरे भी कहते हैं। अब सिंगल डायमेंशन एरे हमेशा एक सबस्क्रिप्ट, ये जो है इसे सबस्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, तो एक सबस्क्रिप्ट के साथ लिखा जाता है। जैसे कि हमें 10 एम्प्लॉय को एम्प्लॉय आईडी स्टोर करना था, तो हमने क्या किया, इंटीजर एक सबस्क्रिप्ट लिखा, फिर हमने एक वेरिएबल का नाम लिखा इक्वल टू न्यू इंट, और फिर हमने यहाँ पे साइज़ दे दी। कितनी साइज़ है हमारी यहाँ पे? 10। तो ये देखिए, ये इसकी क्या हुई, 0 से स्टार्ट हुआ, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लास्ट इंडेक्स क्या है इसकी, मैक्सिमम इंडेक्स क्या है? 9। क्लियर हो रहा है ये? जी। ठीक है। अब हमें इनके वेरिएबल को एक्सेस भी करना है। हमने स्टोर तो कर दिया, डिक्लेयर तो कर दिया, हमने इसके अंदर वैल्यूज़ भी इनपुट कर दी। अब इनको एक्सेस करना है। तो एक्सेस करना है हमें, तो हम इनको एक्सेस कैसे करेंगे? तो इंडेक्स पोजीशन के द्वारा हम इनको एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो इंडेक्स पोजीशन के लिए अब ये जो है, ये क्या हुआ, ये EMP ID। ठीक है, अब यहाँ पे क्या वैल्यू है? 10 20 30 40 एंड ये 100। ठीक है, सो ऑन। अब अगर मुझे एक्सेस करना है कि 10 एम्प्लॉय आईडी 10 किसका है, मुझे पता करना है, तो कैसे एक्सेस हो जाएगा ये? तो एम्प्लॉय आईडी ऑफ 0 इंडेक्स, 0 इंडेक्स पे, एम्प्लॉय आईडी के 0 इंडेक्स पे जो भी है वो उसे प्रिंट करो। यहाँ हमने क्या किया, system.out.println, ये क्या करता है, कंसोल पे प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा? एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी क्या है? एक एरे वेरिएबल है इंटीजर टाइप का। तो हमने क्या कहा कि इसके 0th पोजीशन पे जो भी वैल्यू है उसे प्रिंट करो। तो 0th पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है? 10। तो ये 10 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कहा हमने, एम्प्लॉय आईडी 1, तो 1th पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है? 20, तो ये 20 प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर, यहाँ पे क्या होगा, 10 प्रिंट होगा, यहाँ पे 20 प्रिंट होगा। अगर हम लोग इसे कहेंगे कि एम्प्लॉय आईडी ऑफ 9, तो ये क्या प्रिंट होगा? ये क्लियर नहीं? 100 प्रिंट होगा। क्लियर हुआ ना ये, या फिर से एक्सप्लेन करूँ? तीनों को क्लियर है? क्लियर है तीनों को जी। क्लियर है? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। हाँ, तो अगर हम लोग इसी तरीके से उसको एक्सेस करेंगे, इंडेक्सिंग पोजीशन के साथ हम लोग एम्प्लॉय आईडी को एक्सेस करेंगे। अब आते हैं 2 डायमेंशनल एरे पे। ये तो हो गया 1 डायमेंशनल एरे, सिंगल डायमेंशन कहते हैं इसे, 1D एरे। अब देखते हैं 2D एरे को। जैसा कि हम लोग ने यहाँ पे देखा कि इसको एक सिंगल स्क्रिप्ट के साथ डिक्लेयर किया जाता है। यहाँ पे 2D एरे को हमेशा 2 स्क्रिप्ट के साथ डिक्लेयर करते हैं, इसको लिखा जाता है ऐसे। इसमें जो वैल्यूज़ होती हैं वो रो और कॉलम के इंडेक्स पोजीशन के अनुसार स्टोर की जाती हैं। अब इसको लिखते कैसे हैं? हमने लिखा कि इंटीजर एक
इंटीजर टाइप का एरे चाहिए हमें, और वो कौन सा है, 2D एरे है। यहाँ पे दो स्क्रिप्ट्स हैं, ठीक है। तो ये 2D एरे है, हमने क्या, मार्क्स मार्क्स नाम का एक 2D एरे हमने डिक्लेयर किया। अब ये जो है क्या करना है, न्यू इंटीजर, इंटीजर टाइप का एक न्यू, हाँ, हम लोगों ने असाइनमेंट ऑपरेटर देखा था। असाइनमेंट ऑपरेटर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल क्या है असाइनमेंट ऑपरेटर का, नहीं पढ़ा, याद नहीं। देखिए, भूल गए हैं, ठीक है, फिर से बताते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल क्या होता है कि जब भी ये असाइनमेंट ऑपरेटर आता है तो ये क्या करता है, दो पार्ट, उस पूरे स्टेटमेंट्स के दो पार्ट कर देता है। एक होता है राइट हैंड साइड RHS, और एक होता है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और जब भी असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे होता है तो ये क्या करता है, राइट हैंड साइड पहले एग्जीक्यूट करता है, जब तक सेमीकोलन नहीं आता तब तक, ठीक है। सेमीकोलन माने क्या हुआ, फुल स्टॉप। तो जब उसे फुल स्टॉप मिल गया तो वो क्या करता है, राइट हैंड साइड पहले एग्जीक्यूट कर देता है, और जो भी उसका आउटपुट है, जो भी कैलकुलेशन वगैरह जो भी कुछ करके, या जो भी उसने आउटपुट मिला है यहाँ पर, तो ये असाइन कर देता है लेफ्ट हैंड साइड को, इसीलिए उसे कहा जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। ये बेसिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है असाइनमेंट ऑपरेटर का, ये इसी बेस पे काम करता है। हम लोगों ने देखा था एडिशन का प्रोग्राम हमने देखा था, तो उस प्रोग्राम में क्या था, C इज इक्वल्स टू A प्लस बी, ये देखा था ना हमने, और ये सेमीकोलन था यहाँ पे। तो पहले क्या हुआ, A प्लस बी की एडिशन हुई, और जो भी वैल्यू आई वो कहाँ गई, C के अंदर, ऐसा ऐसा ही हुआ था ना, यस सर। ठीक है। तो ये उसी बेस पे काम करता है, हर जगह उसी बेस पे काम करता है ये। तो जैसे ही यहाँ पे क्या हुआ, असाइनमेंट ऑपरेटर आया, तो इसने क्या किया, दो पार्ट कर दिए, लेफ़्ट साइड का और ये राइट साइड का। तो यहाँ पे क्या हुआ, राइट साइड का पार्ट पहले एग्जीक्यूट होगा, तो राइट साइड का पार्ट पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, तो इसने क्या बताया कि यहाँ पे क्या लिखो, न्यू। तो यहाँ पे क्या होगा, एक न्यू क्रिएट होगा। क्या क्रिएट करना है, इंटीजर टाइप का 2D एरे, ठीक है। दो स्क्रिप्ट है यहाँ पे, सबस्क्रिप्ट, तो क्या होगा, इंटीजर टाइप का 2D एरे क्रिएट होगा। अब यहाँ पे हमने दिया 3 और 5, तो क्या होगा यहाँ पे, 3 और 5 का मीनिंग क्या है, यहाँ पे 3 का जो फर्स्ट इंडेक्स है यहाँ पर, फर्स्ट सबस्क्रिप्ट में जो लिखा जाएगा वो क्या होगा, रोज को इंडिकेट करेगा वो, और जो सेकंड में होगा वो क्या, कॉलम को इंडिकेट करेगा। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले यही देखा कि एरे की इंडेक्सिंग स्टार्ट कहाँ से होती है, 0 से, 0। ठीक है। तो जब हम कह रहे हैं कि ये 3 है, ठीक है, तो रो कितनी चाहिए, 3 रो चाहिए, लेकिन इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होगी इसकी, 0 से, 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट हो गई, तो 0, 1 और 2, ये ऐसा आएगा। रो कितने हैं हमारे पास, 3 रो हैं, ओके। इंडेक्सिंग स्टार्ट कहाँ से हुई, 0 से स्टार्ट हुई। देखिए इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट हुई, 0 से स्टार्ट हुई, लेकिन रो कितनी है, 1, 2 और 3, 3 रो है। इंडेक्सिंग स्टार्ट कहाँ से हुई है, 0 से स्टार्ट हुई है। फिर हमने कहा कि 5, ठीक है, तो 5 क्या है, कॉलम्स है, तो 0 से स्टार्ट होगा ये भी, 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 और ये 5, तो ये क्या हो गया, 3/5 का मैट्रिक्स हो गया ये। क्लियर हो रहा है ये, जी सर। ठीक है।
तो जब हम कह रहे हैं, देखिए ये सेम एज इट इज़ वही है, ये जो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया है, जो हमने धीरे धीरे इम्प्लीमेंट किया है, ये वही है। ठीक है, तो ये जब भी हम अब 2D एरे को एक्सेस करना है हमें, तो अगर हमें पहली पोजीशन को एक्सेस करना है, हम लोग यहाँ पे जैसे कि हम लोग यानी यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी को एक्सेस किया था 0th पोजीशन को। ठीक है, इंडेक्स पोजीशन क्या थी इसकी? 0। हम लोगों ने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एम्प्लॉय आईडी ऑफ 0, इसकी इंडेक्स पोजीशन 0 को एक्सेस किया हमने, तो जो भी वैल्यू थी वो प्रिंट हो गई। अब सेम हमें यहाँ की वैल्यू को एक्सेस करना है, तो हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे? मार्क्स ऑफ 0 2 सब्सक्रिप्ट के साथ एक्सेस करेंगे हम उसे। तो 0 जब कहेंगे तब क्या हो जाएगा? 0th रो और 0th कॉलम। अब अगर मैं कहूँ कि मार्क्स ऑफ फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो ये कौन सा एलिमेंट एक्सेस होगा? तो ये एलिमेंट एक्सेस होगा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। क्लियर हो रहा है? देखिए नहीं है ना, तो हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे इसे। तो क्लियर है। क्लियर है? ओके, सभी को? जी। ओके, ठीक है। तो अब एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं ये देखते हैं। ठीक है, तो एरे को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले क्या लिखा जाता है? डेटा टाइप लिखा जाता है। अब हमें ये जानना लिखना ज़रूरी है कि हम लोगों को एरे किस डेटा टाइप का डिक्लेयर करना है। ठीक है, तो जैसे कि हमने अभी ये जो था ये कैसा था? इंटीजर टाइप का एरे था। ये भी जो था ये भी इंटीजर टाइप का एरे था। तो हमने क्या लिखा कि सबसे पहले क्या चाहिए? डेटा टाइप लिखना ज़रूरी है। फिर उसके बाद लिखा जाता है सब्सक्रिप्ट, फिर स्पेस देखिए लिखा जाता है रेफरेंस वेरिएबल, मतलब कोई भी नाम लिखा जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था मार्क, एम्प्लॉय आईडी, मार्क्स। ठीक है, तो ये जो नाम है रेफरेंस वेरिएबल का, ये हम लोग हमारे सहूलियत के हिसाब से दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तो सिंटैक्स हो गया, प्रॉपर सिंटैक्स हो गया इसका। डेटा टाइप, सब्सक्रिप्ट और फिर एरे रेफरेंस वेरिएबल का नाम। फिर हमने इसका एग्जांपल देखते हैं कि देखिए क्या ये जो सिंटैक्स है ये इस एग्जांपल को प्रॉपरली फॉलो करता है। हमने यहाँ पे जो एग्जांपल लिखा है, डेटा टाइप लिखना है सबसे पहले। हमने लिखा है डेटा टाइप इंटीजर, यहाँ तक तो सही है। फिर लिखा सब्सक्रिप्ट, तो ये सब्सक्रिप्ट भी है, ये भी ठीक है। फिर एरे रेफरेंस वेरिएबल का नाम, तो हमने लिखा एम्प्लॉय आईडी, ये एम्प्लॉय आईडी, तो ये सही है। तो ये 1D एरे है। ये कौन सा है? 1D एरे। ठीक है, तो ये सही है, ये सही है ना? जी। जी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि फिर दूसरा एक हमारे पास दूसरा एग्जांपल है इंटीजर। यहाँ पे क्या है? डेटा टाइप, इंटीजर टाइप है यहाँ पर। फिर यहाँ पे हम लोगों ने लिखा एक सब्सक्रिप्ट लिखी यहाँ पे, फिर दूसरी भी सब्सक्रिप्ट है, तो ये क्या हो गया? 2D एरे हो गया। और फिर यहाँ पे एरे रेफरेंस वेरिएबल का नाम, ये जो नाम है, तो ये क्या हुआ? 2D एरे है, तो ये भी ठीक है। ओके, अब जब हम एरे डिक्लेयर करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब हम एरे डिक्लेयर करते हैं तब डिक्लेयर करते वक्त कभी भी उसमें साइज़ नहीं लिखते। अगर हमने डिक्लेयर करते वक्त यहाँ पे भी साइज़ लिख दी, मान लीजिए हमने अगर यहाँ लिखा है ऐसे 10, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे साइज़ नहीं लिखते, ये गलत हो जाएगा। इसको सिर्फ इसी तरीके से लिखा जाएगा, इंटीजर
ये सही है। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं इंटीजर 10 एम्प्लॉय आईडी, तो ये गलत है। ठीक है, ये है, ये सही है, ये गलत है। जब हम एरे डिक्लेयर करते हैं तब डिक्लेयर करते वक्त उसमें कभी भी साइज़ नहीं लिखते। ठीक है, अब जब हमने एरे को डिक्लेयर कर लिया है, वेरिएबल को, एरे वेरिएबल को हमने डिक्लेयर कर लिया है, तब उसको इनिशियलाइज भी करके देखते हैं, क्रिएट भी करके देखते हैं। इनिशियलाइज क्रिएट करके देखेंगे पहले। तो एरे को क्रिएट करने के लिए हम लोग न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक, तो उसका सिंटैक्स क्या है जो यहाँ पे हम लोग ने देखा, एरे रेफरेंस वेरिएबल। तो उस एरे रेफरेंस वेरिएबल को यहाँ पे लिखो, असाइनमेंट ऑपरेटर न्यू कीवर्ड। ये ज़रूरी है क्योंकि क्या हमें क्या बताना है कंपाइलर को कि नया क्रिएट करो, न्यू कीवर्ड। और फिर ये जो रेफरेंस वेरिएबल है जिस डेटा टाइप का है उस डेटा टाइप का नाम, और यहाँ पर साइज़ देना ज़रूरी है। यहाँ पे हम लोग साइज़ देंगे। जैसे कि ये इंटीजर एम्प्लॉय आईडी था यहाँ पर, तो हमने लिखा एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू न्यू इंट, और ये 7 का क्रिएट कर दिया हमने। तो अगर ये 7 का क्रिएट हुआ है तो ये इसकी पोजीशन कैसे होगी, इंडेक्स पोजीशन कहाँ से होगी, और मैक्सिमम पोजीशन क्या होगी इसकी। ये अगर एम्प्लॉय आईडी है, कौन बताएगा ये। सर 0 से स्टार्ट होगा 6 तक जाएगा। 0 से स्टार्ट होगा और ये 6 तक जाएगा। बढ़िया, सही है ये यस सर। दोनों। रितिका जी, क्या इसमें और आपको लगता है कि कुछ सुधार या कुछ गलत है इन्होंने जो बताया है वो, ये सही है। यस सर, सही है। सही है, ओके, सही है सर। ठीक है, चलिए, सही है, ये सही है। ठीक है, तो 0 पोजीशन से स्टार्ट होगा ये, और ये 7 वैल्यू स्टोर कर पाएगा, लेकिन उसकी मैक्सिमम इंडेक्स क्या होगी, 6। सेम एज यहाँ पे मार्क्स जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया था 2D एरे, उस 2D एरे को हमने यहाँ पे क्रिएट किया। तो 2D एरे को क्रिएट किया तो ये क्या हो जाएगा, 3 रो और 5 कॉलम का हमने 2D एरे क्रिएट किया। तो ये इस तरीके से क्रिएट होगा, ये 3 रो और 5 कॉलम। ठीक है, और यहाँ पे क्या ज़रूरी है, साइज़ देना ज़रूरी है। अगर हम यहाँ पर साइज़ नहीं देंगे क्रिएशन के वक्त, देखिए डिक्लेरेशन के वक्त साइज़ ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब हम क्रिएट कर रहे हैं तब साइज़ देना ज़रूरी है। डिफरेंस आपको क्लियर हो रहा है डिक्लेरेशन और क्रिएशन में। यस सर। ठीक है, जी सर। हाँ। फिर नेक्स्ट देखते हैं, जब हमने एरे को डिक्लेयर किया फिर क्रिएट भी कर लिया, अब हम उसको इनिशियलाइज़ करेंगे वैल्यू के साथ। अब एरे इनिशियलाइजेशन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इंडेक्स पोजीशन के इंडेक्स पोजीशन के थ्रू हम लोग उसे इनिशियलाइज़ करते हैं। तो इसका सिंटैक्स कैसे होगा कि ये जो रेफरेंस वेरिएबल था हमारा एरे का जो हमने क्रिएट किया, देखिए ये जो क्रिएट हुआ है यहाँ पे, जैसे कि ये एम्प्लॉय आईडी है। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी और फिर उसकी इंडेक्स पोजीशन और फिर वैल्यू देंगे। एम्प्लॉय आईडी हमने उसकी इंडेक्स पोजीशन दी, 0th पोजीशन पे क्या स्टोर करो, 101। ओके, अब मार्क्स ऑफ 00 उस पर कितने मार्क्स स्टोर होंगे, 57। मार्क्स ऑफ 0 of 1
87, तो यहाँ पे कितना होगा 57, 87, ठीक है। तो इस तरीके से ये एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरीके से इनिशियलाइज़ किया जाता है एरे की वैल्यूज़ को, एरे को इनिशियलाइज़ किया जाता है वैल्यूज से। ओके, ये क्लियर है। यस सर। जी। अब जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि कैसे इसको इनिशियलाइज़ करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, डिक्लेयर कैसे करते हैं, तो अलग अलग स्टेप्स में हमने देखा ये। अब हम देखते हैं कि एरे वेरिएबल को डिक्लेरेशन, क्रिएशन और इनिशियलाइजेशन एक सिंगल लाइन में भी कर सकते हैं हम लोग। यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी को जी सर। कोई कन्फ्यूजन यस नहीं? सर। कोई कन्फ्यूजन नहीं यहाँ तक? तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोगों को एरे डिक्लेयर, क्रिएट और इनिशियलाइज एक ही लाइन में करना है तो ये पॉसिबल है। ये दो तरीके से पॉसिबल है। एक तो साइज़ को बिना डिफाइन किए भी हम लोग डायरेक्ट वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, और दूसरा न्यू कीवर्ड को यूज़ करते हुए साइज़ को बिना डिफाइन किए वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। तो पहला देखते हैं कि साइज़ को बिना डिफाइन किए डायरेक्ट वैल्यू को कैसे स्टोर करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे? सिंटैक्स पहला क्या है इसका, डेटा टाइप लिखेंगे, फिर हमने लिखा सबस्क्रिप्ट, रेफरेंस वेरिएबल, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। फिर क्या आया है यहाँ पे, कर्ली ब्रैकेट, ओके। फिर हमने यहाँ पे दिए वैल्यूज़, वैल्यू 1, वैल्यू 2 सेपरेटेड बाय कॉमा, वैल्यू 1 कॉमा अप टू वैल्यू n नंबर ऑफ वैल्यू हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। जहाँ पे सेमी कोलन आया, सेमी कोलन जहाँ पर आया तब ये रुक जाएगा, ठीक है। 0 से लेके n नंबर ऑफ वैल्यू हम लोग दे सकते हैं यहाँ पर, ओके। ये क्या होगा, ब्लॉक ऑफ कोड, सेपरेटेड बाय कॉमा हो रहेगा ये हर बार। तो ये सारा, अब जब यहाँ पर हम लोग बता रहे हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर, तो क्या होगा, LHS और RHS होगा ये। तो राइट हैंड साइड क्या होगी, ये वाला पोर्शन पहले एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। हमेशा ये बात ध्यान में रखिएगा कि जब भी असाइनमेंट ऑपरेटर आएगा तो राइट हैंड साइड पहले एग्जीक्यूट होगी। तो राइट हैंड साइड पहले एग्जीक्यूट हो रही है, तो पहले एग्जीक्यूशन के समय उसे क्या मिला, कर्ली ब्रैकेट ओपन, तो उसने ये स्टार्ट किया कि हाँ ये ब्लॉक को शुरू हो गया। तो जितनी भी सारी वैल्यूज़ है उन वैल्यूज़ को उसने क्या किया, एक एरे में कलेक्ट किया और उस एरे को इस एरे में ट्रांसफ़र कर दिया, अगर उस डेटा टाइप का है तो, ठीक है। इस वेरिएबल में उसने उसे उन सारी वैल्यूज़ को एरे के रूप में ट्रांसफ़र कर दिया। जैसा कि हम लोग अभी एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए इंटीजर टाइप का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। फिर हमने सबस्क्रिप्ट लिखा, वेरिएबल का नाम एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू, जैसे ही असाइनमेंट ऑपरेटर आया, असाइनमेंट ऑपरेटर ने क्या किया, राइट हैंड साइड पहले एग्जीक्यूट की 101 से लेके 110 तक एक जो वैल्यूज़ थी वो सारी वैल्यूज़ उसने क्या किया, यहाँ से एक एरे में यहाँ पर डाल दिया। राइट हैंड साइड पहले एग्जीक्यूट करते हुए उसने फिर जैसे ही पूरा एग्जीक्यूशन हो गया, फिर उसने उस सारे एग्जीक्यूशन को जो अभी आउटपुट मिला उसे उसने इस एम्प्लॉय आईडी के एरे में उसे डाल दिया। क्लियर है ये? यस सर। ओके। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी यहाँ पर देखा कि एरे की साइज़ देना ज़रूरी था, एरे क्रिएशन के वक्त साइज़ देना ज़रूरी था, डिक्लेरेशन के वक्त साइज़ देना ज़रूरी नहीं है, साइज़ नहीं देते, ज़रूरी नहीं, यहाँ डिक्लेरेशन के वक्त साइज़ नहीं देते और क्रिएशन के वक्त साइज़ देना ज़रूरी है। तो जब हमने यहाँ पर एरे को डिक्लेयर किया और फिर क्रिएट भी किया है और यहाँ पर हमारा एरे क्रिएट हो गया है, तब इसकी साइज़ कौन तय करेगा? यहाँ पर तो हमने उसकी साइज़ दी ही नहीं।
तो जो उसकी लेंथ होगी वही उसकी साइज़ होगी। 1 2 3 4 ये 10 तक होगा, तो इस एरे की साइज़ क्या होगी? 10। ठीक है। अब यही सेम चीज़ हम लोग न्यू कीवर्ड के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। यही सारा चीज़ है। डेटा टाइप हमने डिक्लेयर किया, सबस्क्रिप्ट लिखा, एरे वेरिएबल का नाम लिखा, इक्वल टू, जैसे इक्वल टू आया तो क्या होगा? राइट हैंड साइड पहले एग्जीक्यूट होगी। तो राइट हैंड साइड पहले एग्जीक्यूट होते क्या हुआ? यहाँ पे पहले क्या मिला? न्यू। तो क्या करना है? न्यू क्रिएट करना है। क्या करना है? न्यू क्रिएट करना है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? डेटा टाइप। तो यहाँ पे देखिए न्यू क्रिएट हुआ। क्या क्रिएट हुआ? इंटीजर टाइप ऑफ एरे क्रिएट हुआ, और यहीं पे उसको वैल्यूज़ भी मिल गई 101, 102, 103 अप टू 110। तो ये जो उसकी लेंथ है ये यहाँ पर अपने आप असाइन हो जाएगी, और ये हमारा एरे का सिंटैक्स फुलफिल हो जाएगा और ये एरे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ओके। Yes, sir. अब हमें एरे की लेंथ कैसे पता चलेगी? तो इसके लिए हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं यहाँ पर। देखिए जावा में किसी भी एरे की लेंथ के जानने के लिए लेंथ वेरिएबल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पे पब्लिक क्लास एरे डेमो, एक हमने क्लास लिया एरे डेमो नाम का। मेन मेथड लिखी हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। फिर लिखा हमने एक इंटीजर टाइप ऑफ एरे, इंटीजर देखिए क्या है डेटा टाइप। फिर हमने सबस्क्रिप्ट लिखा, वेरिएबल नेम, ओके, इक्वल टू। जैसे इक्वल टू आया तो क्या होगा? राइट हैंड साइड पहले एग्जीक्यूट हुई, न्यू, कंपाइलर को पता चल गया कि न्यू नया क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है? इंटीजर टाइप ऑफ एरे क्रिएट करना है, और जिसकी साइज़ क्या रहेगी? 10। ठीक है, नेक्स्ट लाइन आया। नेक्स्ट लाइन पे क्या हुआ? इंटीजर सबस्क्रिप्ट यहाँ पे मिला उसे, रोल नंबर का एरे क्रिएट, इंटीजर का एरे क्रिएट करना है जिसका नाम रोल नंबर होगा, इक्वल टू। तो इक्वल टू जैसे ही आया तो क्या होगा? यहाँ पर राइट हैंड साइड पहले एग्जीक्यूट होगी, न्यू, कंपाइलर को पता चला नया क्रिएट करना है। क्या नया क्रिएट करना है? इंटीजर टाइप ऑफ एरे क्रिएट करना है, और जिसकी वैल्यूज़ क्या रहेंगी? 10, 20, 30। 3 ही वैल्यूज़ है इसमें, और ये इसकी साइज़ क्या रहेगी? फिर इसकी साइज़ रहेगी 3, और यहाँ पे हमने क्या बताया? 10। अब यही प्रिंट करेंगे हम लोग system.out.println, और ये जैसे ये सेमीकोलन आया तो ये लेफ्ट हैंड साइड को असाइन हो गया। फिर हमने क्या किया? system.out.println साइज ऑफ एरे एम्प्लॉय आईडी इज, एम्प्लॉय आईडी की साइज़ क्या है? 10। तो एम्प्लॉय आईडी डॉट लेंथ, डॉट लेंथ ये क्या करेगा? जितनी उसकी साइज़ है उतनी साइज़ हमें बता देगा। डॉट लेंथ ये जो वेरिएबल है, मेथड है, मेथड नहीं वेरिएबल है, तो ये हमें उसकी साइज़ बता देगा। ठीक है, तो इसकी साइज़ क्या आई? 10। रोल नंबर की साइज़ क्या होगी फिर? 1 2 3, तो कितनी होनी चाहिए इसकी साइज़? 3। ये रहा हमारा आउटपुट, 10 और 3। ओके, Yes, sir. जी रितिका जी क्लियर है ये दोनों? प्रशांत जी क्लियर है ये? जी सर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज रुकते हैं यहीं, ज़्यादा हो गया आज लेक्चर।